Hello everyone, this side Talat and I welcome you all in my today's video. So today I am going to start chapter number 6, The Great Uprising. But before starting the chapter, first I would like to tell you one story related to this chapter. That what happened, क्या हुआ था कि Great Uprising के पीछे क्या reasons थे इसके पीछे होने के. So as you all know that it is given in your book. आपकी बुक में स्टोरी दी हुई है बट आई एम गोइंग टू टेल यू दैट व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड, क्या वहाँ पे लिखा हुआ है. सो दिस वाज अबाउट जनवरी 1857 की एक कोल्ड मॉर्निंग थी. एज द मैंने नेम आपको मंथ बताया जनवरी, तो एक कोल्ड मॉर्निंग थी 1857 की. डमडम आर्मी के कैंप में एक बंगाल नेटिव इन्फेंट्री का एक सिपाही अपने क्वार्टर में वापस जा रहा था. एंड ही वॉज हैविंग अ लोटा ऑफ वाटर, यानी पानी से भरा हुआ उसके पास एक लोटा था. वाइल वॉकिंग ऑन द वे, जब वो अपने रास्ते पर जा रहा था, ही मेट अ खलासी लेबरर. उसे रास्ते में खलासी लेबरर मिला. उस खलासी लेबरर ने उस ब्राह्मण सिपाही से, उस ब्राह्मण आर्मी ऑफिसर से वो पानी मांगा और उस ब्राह्मण आर्मी ऑफिसर ने उस खलासी को पानी देने से मना कर दिया. ये वो टाइम था जब खलासी ने उस ब्राह्मण सिपाही से, उस आर्मी ऑफिसर से जब पानी मांगा. ये वो टाइम था जब इंडिया में जो कास्ट डिवीजन चल रहा था वो बहुत स्ट्रिक्ट था. लोअर कास्ट, अपर कास्ट, और ये जो कास्ट थी, कास्टिज्म में बहुत ज्यादा लोगों का बिलीव था और लोग अपने आप को मीन्स दूसरे लोअर कास्ट के साथ अपर कास्ट के लोग मिक्स नहीं होते थे, उन्हें अपनी चीजें भी यूज करने के लिए नहीं देते थे. तो उस ब्राह्मण सिपाही ने जब उसे लो कास्ट खलासी को जब पानी देने से मना कर दिया तो खलासी गॉट हर्ट. खलासी को काफी दुख हुआ और उसने दुख के साथ कहा कि तुम्हें अपने कास्ट पर बहुत घमंड है ना, दैट यू आर वेरी प्राउड ऑफ योर कास्ट, बहुत घमंड है ना तुम्हें. वेट अ लिटिल, थोड़ा सा वेट करो, एंड द साहिब लोग विल मेक यू बाइट बुलेट्स स्मीयर्ड विद द फैट ऑफ काउज एंड पिग. उसने कहा बस थोड़ा सा वेट करो, साहब लोग तुम्हें एक ऐसी बुलेट देंगे जिसमें काऊ और पिग की फैट से उसे ग्रीस किया गया होगा और तुम्हें उसे मुंह से यूज करना होगा. और वो उस राइफल की बात कर रहा था, उस राइफल की, उस न्यू बुलेट्स की बात कर रहा था जो जल्दी ही आर्मी में जिसे इंट्रोड्यूस किया जाना था. और ये जो काउज और पिग की फैट से जो बुलेट बनाई गई थी उसकी बात जल्दी ही एक रेजिमेंट से दूसरी रेजिमेंट में एक वाइल्ड फायर, एक जंगल की आग की तरह फैल गई. और ये जो खलासी, जो लेबरर जिसने इसके बारे में बात की थी, उसे इसके बारे में इसलिए पता था क्योंकि वो डमडम की एम्यूनिशन फैक्ट्री में काम करता था. जहां पर इस सब सारे एम्यूनिशन बनाए जाते थे वहां पर ये खलासी लेबरर काम करता था, इसलिए उसे पता था कि क्या एक्चुअली लोगों के बीच में इंट्रोड्यूस किया जाने वाला है. अब ये काऊ और पिग की फैट से को यूज करके जो बुलेट्स और बनाई गई थी, जो राइफल्स बनाई गई थी, उसकी बात एक रेजिमेंट से दूसरी रेजिमेंट में वाइल्ड फायर, जंगल की आग की तरह फैल गई. ये बात थी जनवरी 1857 की. और मई, यानी जनवरी के बाद फैब, मार्च, अप्रैल और मई मंथ तक आते आते ये जो बात थी आर्मी कैंप, यानी जितने भी आर्मी कैंप थे अक्रॉस अवध, यूपी में जो अवध नाम की जगह थी वहां तक ये बात फैल चुकी थी. और जितने भी सिपाहीज थे दे वर रेडी टू रिवॉल्ट, वो अब रिवॉल्ट के लिए तैयार थे. द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वॉज अबाउट टू बिगिन. और ये जो फर्स्ट वॉर जो था, आजादी की जो पहली लड़ाई होनी थी, वो शुरू होने वाला था. तो ये इस चैप्टर पर्टिकुलर द ग्रेट अपराइजिंग चैप्टर जो मैं स्टार्ट करने वाली हूँ, ये उससे पहले की स्टोरी है कि ये ग्राउंड, ग्रेट अपराइजिंग का ग्राउंड किस तरह से बना. सो नाउ आई एम गोइंग टू मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक. मिड 19th सेंचुरी वो टाइमिंग थी जब इंडिया में ब्रिटिश इंडिया में अपने आप को एस्टेब्लिश कर चुके थे और एक सुप्रीम पावर बन चुके थे, सुप्रीम पॉलिटिकल पावर वो इंडिया में बन चुके थे. प्रीवियस चैप्टर्स में मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ कि ब्रिटिश ने सुप्रीम पॉलिटिकल पावर बनने के लिए अपने रास्ते से किस किस कंट्रीज को हटाया था. फ्रेंच वॉज द लास्ट कंट्री और उसके बाद फ्रेंच को हराने के बाद ब्रिटिश बिकेम द सुप्रीम पॉलिटिकल पावर इन इंडिया. इंडिया में बहुत सारा पार्ट ब्रिटिश के पास डायरेक्टली था, डायरेक्टली वो उसको रूल कर रहे थे, एडमिनिस्ट्रेशन उनका डायरेक्टली था. कुछ पार्ट ऐसे बचे थे इंडिया में जहां पर ब्रिटिश का कंट्रोल इनडायरेक्टली था, वहां पर उन्होंने रूलर्स को रखा हुआ था. वो रूलर्स ब्रिटिश की सुप्रीमेसी को एक्नॉलेज करते थे और ब्रिटिश को अपना रूलर्स मानते थे. तो कुछ एरियाज उनके डायरेक्ट कंट्रोल में थे, कुछ एरियाज इनडायरेक्टली वो कंट्रोल कर रहे थे. मुगल एम्पायर
जो बहादुर शाह जफर वॉज द लास्ट मुगल एम्पायर ऑफ इंडिया, यानी मुगल डायनेस्टी के लास्ट रूलर बहादुर शाह जफर थे। तो वो सिर्फ नाम का ही बहादुर शाह जफर था कि हाँ मुगल एम्पायर है और मुगल डायनेस्टी चली आ रही, बट बहादुर शाह जफर एग्जिस्टेड ओनली इन द नेम, क्योंकि ना तो बहादुर शाह जफर के पास कोई टेरिटरी थी ना ही कोई पावर थी। तो एग्जिस्टेंस क्या था, सिर्फ नाम का उनका एग्जिस्टेंस था। बैटल ऑफ प्लासी को जब जीत लिया था ब्रिटिश ने जब बैटल ऑफ प्लासी को जीत लिया, उस विक्ट्री के बाद धीरे धीरे उन्होंने सिस्टमेटिकली पूरे इंडिया को कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया। 100 ईयर्स, ऑलमोस्ट 100 ईयर्स इंडिया में उनके हो चुके थे, और उनकी प्रेजेंस की वजह से ऑलमोस्ट 100 ईयर्स के बाद दैट मेड ऑल सेक्शंस ऑफ इंडियन सोसाइटी वेरी अनहैप्पी। और ये 100 ईयर्स इंडिया में रहने के बाद उन्होंने इंडिया के ऑलमोस्ट हमारी सोसाइटी के सारे सेक्शंस को बुरी तरह से अनहैप्पी कर दिया था और डिससेटिस्फाई थे, और लोगों के अंदर गुस्सा था, उनके एक्सप्लॉयटेशन को लेकर लोगों के अंदर नाराजगी थी। जब इंडिया के रूलर्स को उनकी टेरिटरी से हटाया गया और उनके एरियाज को, उनकी टेरिटरीज को जब ब्रिटिश ने एनेक्सेशन उसका किया, तो उससे उन्होंने रेसिस्टेंस दिखाया, उन्होंने उससे नाराजगी दिखाई। जितने भी नोबल मैन्स थे उनकी जमींदारी जब उनसे छिन गई तो वो नाराज हो रहे थे। हमारे इंडिया के जो पीजेंट्स थे, जो किसान थे, रेवेन्यू कलेक्शन, जिस तरह का स्ट्रिक्ट रेवेन्यू कलेक्शन उनसे किया गया कि रेवेन्यू नहीं दे पाने पर उनकी लैंड, उनके फार्म्स उनसे छिन गए, इससे वो भी ब्रिटिश को पसंद नहीं करते थे। और साथ के साथ प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा था, वी हैव ऑलरेडी रेड इन प्रीवियस चैप्टर्स, कि जो टाउन्स थे, जो रूरल एरियाज थे, वो सिर्फ डिस्टर्ब नहीं हुए, वो सिर्फ उनको एक्सप्लॉइट नहीं किया गया। जंगलों में रहने वाले और रिमोट एरियाज में रहने वाले, आइसोलेशन में रहने वाले जो ट्राइबल पीपल्स थे, उन्हें भी डर लग रहा था कि किस तरह से उनसे लिवलीहुड ना छीन जाए। सिर्फ इतना ही नहीं था, जो क्राफ्टमैन थे, जो हाथ से काम करने वाले, हाथ का कपड़ा बनाने वाले, चीजें बनाने वाले जो लोग थे, वो उनके सामने जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज लाई गई और उनको एक कंपटीशन उनके साथ, उनको मतलब एक ऐसे प्रोडक्ट से कंपटीशन दिया गया जो कंपटीशन अब्रॉड में बन रहा था, जो मशीन्स के थ्रू बन रहा था, तो वो भी इस चीज से थोड़ा डिस्टर्ब थे। यहाँ तक सेपॉयज माना जाता है, किसी सेपॉयज आज भी, तब भी सेपॉयज जो ब्रिटिश आर्मी थी उसकी बैकबोन माने जाते थे। वो सेपॉयज जो बैकबोन माने जाते थे, दे वर ऑल्सो अनहैप्पी विद द ब्रिटिश पॉलिसीज। जो ब्रिटिश की पॉलिसीज थी, जो तरीका था, जो बिहेवियर था, उससे सेपॉयज भी डिस्टर्ब थे, क्योंकि ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर्स के साथ बिहेवियर थोड़ा अच्छा किया जाता था, और जो इंडियन आर्मी ऑफिसर्स थे, जो सिपाहीज थे, उनके साथ बिहेवियर या उनके साथ अच्छा ट्रीटमेंट नहीं किया जाता था। इंडिया के अलग अलग सेक्शंस, अलग अलग सोसाइटी के अलग अलग सेक्शंस के जो लोग थे, वो ब्रिटिश से काफी नाराज थे, और उन्होंने 1757 से 1856 के बीच में अलग अलग जगह पर बहुत सारे रिवॉल्ट्स हुए। न्यूमरस रिवॉल्ट्स वर देयर, बहुत सारे रिवॉल्ट्स किए गए ब्रिटिश के अगेंस्ट, जो ब्रिटिश के फेवर में नहीं थे। और लेकिन ये जो रिवॉल्ट किए गए, ये रिवॉल्ट आसानी से ब्रिटिश ने इसलिए रोक दिया, ब्रिटिश आसानी से उन्हें सप्रेस इसलिए कर पाई क्योंकि दे वर लोकलाइज्ड। ये रिवॉल्ट्स लोकलाइज्ड थे, तो ब्रिटिश आसानी से उन्हें कंट्रोल कर पाए। मतलब ऐसा नहीं है कि 1857 का जो अपराइजिंग था वो सबसे पहला अपराइजिंग था, दैट वाज नॉट फर्स्ट अपराइजिंग। हाँ, ग्रेट जरूर था। इससे पहले जो रिवॉल्ट हुए वो लोकलाइज थे, लोग अपने अपने एरिया की बात कर रहे थे, नॉट नेशनलाइज, सेंट्रलाइज नहीं थे, बल्कि लोकलाइज होने की वजह से ब्रिटिश उन्हें आसानी से सप्रेस कर पाए। और नेक्स्ट हेडिंग इज कॉजेज ऑफ द अपराइजिंग। 1857 की अपराइजिंग के क्या कॉजेज थे? सो देयर वर मेनी कॉजेज, बहुत सारे कॉजेज में प्रॉब्लम ये थी कि जो धीरे धीरे बहुत सारे टाइम से, इतना लंबा टाइम 100 ईयर्स हो चुके थे, जो लोगों के अंदर गुस्सा था, जो डिससेटिस्फेक्शन था, नाराजगी थी, एंगर था, ये उस टाइम इकट्ठा हो चुका था। 1857 की जो ग्रेट अपराइजिंग की बात हम कर रहे हैं, ये इस टाइम तक इकट्ठा हो चुका था, और ये 1857 में ब्रिटिश अथॉरिटी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज की तरह उनके सामने आया। तो बहुत सारे अपराइजिंग के जो बहुत सारे रीजंस थे, इन दिस रीजंस मैं सबसे पहले आपको इकोनॉमिक कॉज बताने वाली हूँ। एंड इकोनॉमिक कॉज वाज द मेन कॉज। इकोनॉमिक जो कॉज था वो मेन कॉज था, क्योंकि जो ब्रिटिश पॉलिसी थी, जो ब्रिटिश पॉलिसी जिस तरह की लेकर आए थे, वो पॉलिसी इकोनॉमिकली पूरे इंडिया की हर सेक्शन के, इंडिया की सोसाइटी के हर सेक्शन को बुरी तरह से अफेक्ट कर रही थी। सो इकोनॉमिक कॉज वाज द मेन कॉज। इसमें क्या था, एक्चुअली जो इंडिया के किसान थे
उनसे जिस तरह से रेवेन्यू कलेक्शन की डिमांड की जा रही थी, जो स्ट्रिक्ट पॉलिसी उनके साथ अपनाई गई, उसमें क्या होता था, जब कभी कोई किसान अपना टैक्स नहीं पे कर पाता था, उससे उसकी जमीन ले ली जाती थी, या उससे उसका जो प्रोडक्शन होता था, जो प्रोड्यूस होता था, वो उससे ले लिया जाता था। कभी अगर कोई क्रॉप फेल्योर भी हो जाता था तो फार्मर्स अगर पे नहीं कर पाते थे और वो भूखे भी होते थे, तब भी उन्हें मजबूर किया जाता था कि उन्हें टैक्स तो पे ही करना है। किसान की अगर कोई भी रीजन से ड्रॉट है या कोई भी कंडीशन की वजह, किसी भी कंडीशन की वजह से अगर उनका क्रॉप फेल्योर हो जाता था, पहले एक्चुअली ऐसा नहीं होता था। ब्रिटिश के अराइवल से पहले तो राजा जो थे वो पूरी तरह से टैक्स को माफ कर देते थे, लेकिन ब्रिटिश के अराइवल के बाद जो हमारे किसान थे, अगर क्रॉप फेल्योर होने की वजह से वो टैक्स पे नहीं कर पाते थे, इवन देन दे वर फोर्स्ड टू पे द लैंड रेवेन्यू, उनको लैंड रेवेन्यू पे करना ही होता था। इसके लिए उन्हें क्या करना होता था, भूखे होने के बाद भी टैक्स देने के लिए उन्हें मनी लेंडर से पैसे उधार लेने पड़ते थे। अब जब वो पैसे उधार लेने पड़ते थे तो उसके लिए वो लोन के लिए अपनी जो जमीन होती थी वो उन्हें एज ए मॉर्गेज, यानी उसे मॉर्गेज के लिए रख देते थे उसके पास कि हाँ, इसके बदले मुझे आप इसके बदले मुझे आप लोन दे दो। जब वो नेक्स्ट टाइम फिर उस लोन को पे नहीं कर पाते थे, फिर उस कंडीशन में उनसे उनकी लैंड भी छीन जाती थी, और जब वो एक बार लैंडलेस हो जाते थे तो उनके लिए और मुश्किल हो जाता था अपनी फैमिली को सरवाइव कराना, अपनी फैमिली के लिए उनकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना और खुद उसके लिए भी रह पाना। नेक्स्ट था कि ये तो एक इकोनॉमिक रीजन ये हुआ, जो इंडिया के आर्टिसंस थे, जो क्राफ्टमैन थे, वो अनफेयर कंपटीशन की वजह से उनका जो बिजनेस था, उनका जो काम था, पूरी तरह से रुइंड हो गया। इंडिया की चीजें क्या थी, हाथ पर बनाई जा रही थी, हाथ से बनाई जा रही थी, और ब्रिटेन में बनने वाला जो सामान था वो एक्चुअली मशीन से बनाया जा रहा था। अब जो मशीन से सामान बन रहा था वो काफी चीपर था, काफी कम टाइम में उसको बनाया जा रहा था, तो चीप होने की वजह से जो इंडिया का सामान था वो महंगा हो गया। इंडिया का सामान हाथ से बन रहा था और वो सामान मशीन से बनने की वजह से कंपैरेटिवली काफी सस्ता था। अब ये सामान इंडिया में जो इंग्लैंड का बना हुआ सामान था, जो ब्रिटेन का बना हुआ सामान था, वो इंडिया में बिना किसी टैक्स के इंपोर्ट किया जाने लगा। अब इंपोर्ट करने के बाद बिना टैक्स के इंपोर्ट जब किया जा रहा था तो ये काफी चीपर था, काफी सस्ता था, तो इंडियंस ने भी उस सामान को परचेज करना शुरू कर दिया। अब इंडिया का सामान जो था उसको जब किसी ने परचेज नहीं किया तो जो इंडिया की ट्रेडिशनल हैंडक्राफ्ट इंडस्ट्री थी बुरी तरह से रुइंड हो गई। तो इकोनॉमिक रीजन में एक और ये रीजन था। और जो ओल्ड रूलिंग क्लासेस थे इंडिया के, जो पुराने राजा महाराजा थे, उनको इंडिया में ब्रिटिश ने आने के बाद उन इंडियन राजा महाराजा को हटा दिया। जब उनको हटा दिया तो वो राजा महाराजा जिन चीजों को पैट्रोनेज कर रहे थे, जिन्हें सपोर्ट कर रहे थे, लाइक रिलीजियस एंड कल्चरल प्रोफेशन थे, पुजारी, पोएट, म्यूजिशियंस, इन सबका भी काम बंद हो गया। अब जब इन सबका काम बंद हो गया तो ये भी जॉबलेस हो गए और इनके अर्निंग ऑफ सोर्सेज बंद हो गए। राजा महाराजा को हटाया गया तो ऑब्वियसली जो लोग उनके ऊपर डिपेंडेंट थे अपने कुछ कामों की वजह से, उनसे भी उनका काम छिन गया। सो दीज ऑल वर अंडर द इकोनॉमिक कॉजेज, ये सारे इकोनॉमिक कॉजेज में से थे। अब नेक्स्ट है हमारा पॉलिटिकल कॉज। पॉलिटिकल कॉजेज में है जैसे जैसे ब्रिटिश ने इंडिया के राजाओं को, रूलिंग क्लासेस को हटाकर उनकी टेरिटरीज को अपने कंट्रोल में लेना शुरू किया, तो ये जो रीजन थे, जिन राजा महाराजाओं को हटाया था उन्होंने, जिनके लिए वो इस तरह की पॉलिसीज लेके आए थे, वो सारे इनसे अंदर से ही नाराज थे। अभी तक वो कुछ बोल नहीं पा रहे थे, ये सब 1857 में सामने आए थे। मुगल डायनेस्टी पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी, नाम के ही मुगल्स बाकी थे लेकिन रियल में कुछ नहीं था। और सब्सिडियरी अलायंस, जिन राजाओं ने सब्सिडियरी अलायंस, चैप्टर 2 में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, जिन राजाओं ने सब्सिडियरी अलायंस एक्सेप्ट कर लिया था, उनकी इंडिपेंडेंस खत्म हो चुकी थी, उनकी आजादी खत्म हो चुकी थी। और सब्सिडियरी अलायंस को एक्सेप्ट करने वाले जो रूलर्स थे, जो राजा थे, वो उनकी आर्मी को डिसबैंड कर दिया गया था। उन्हें परमिशन नहीं थी कि वो अपनी आर्मी को रख सकें, और अपनी सारी रिक्वायरमेंट के लिए वो रूलिंग क्लासेस किस पर डिपेंडेंट थे, अपनी सारी नीड्स के लिए दे वर डिपेंडेंट ऑन कंपनी के ऊपर डिपेंड थे। और इसके साथ साथ देवर ब्रॉट अ न्यू पॉलिसी, एक डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स नाम की जो पॉलिसी लेकर आए थे, जिसमें अगर किसी का अपना एक नेचुरल बेटा नहीं होगा तो अप्रूवल लेना होगा और अडॉप्शन के लिए, और अगर अप्रूवल मिलने से पहले राजा की डेथ हो जाती है तो उसकी टेरिटरी ब्रिटिश के पास चली जाएगी। तो ये जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स पॉलिसी थी, इस डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स पॉलिसी की वजह से रानी लक्ष्मीबाई ब्रिटिश के अगेंस्ट हो गई और उन्होंने भी झांसी में रिवॉल्ट स्टार्ट किया।
पॉलिटिकल कॉजेज में से एक रीजन और था अवध। अवध जो यूपी की एक जगह थी जहां पर अवध के नवाब को हम चैप्टर 2 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। लॉर्ड डलहौजी ने अवध के नवाब को मिस रूल का ब्लेम लगाकर, एलिगेशन लगाकर उनकी जगह उनसे ले ली थी, उनकी टेरिटरी उनसे ले ली थी। तो ये 1856 में ऐसा लॉर्ड डलहौजी ने अवध के नवाब के साथ किया था। तो ये जो गुस्सा था लोगों के अंदर, अवध के नवाब को जो हटाया जाना था, ये गुस्सा लोगों के अंदर ज्यादा इसलिए था क्योंकि अवध के नवाब जो थे वो ब्रिटिश के लिए बहुत लॉयल थे, और ब्रिटिश के लिए लॉयल होने की वजह से लोगों को लग रहा था कि इस तरह का इल्जाम, इस तरह का ब्लेम, इस तरह का मिस रूल का एलिगेशन उनके ऊपर नहीं लगाया जाना चाहिए था। और जो सिपाहीज थे, ब्रिटिश आर्मी के जो सिपाहीज थे, वो दे वर मोस्टली फ्रॉम द अवध और अवध के आसपास के सिपाही ज्यादातर इन्होंने आर्मी को ज्वाइन किया था। अब उन्हें ये लग रहा था कि हमारे नवाब को ये ब्लेम नहीं करना चाहिए था, उन्हें नहीं हटाया जाना चाहिए था। इतने लॉयल जब हमारे अवध के नवाब हैं तो उनको इस तरह से उनके साथ नहीं किया जाना चाहिए था। उन्हें लग रहा था कि ये धोखा देने जैसी चीज है कि पीठ के पीछे उन पर वार किया गया है। उससे लोगों के सेंटिमेंट्स हर्ट हो रहे थे, और सेंटिमेंट्स हर्ट होने की वजह से ये पॉलिटिकल कॉज बन गया और लोग उनके अगेंस्ट हो गए। सो दिस इज फॉर टुडेज पार्ट। आज की वीडियो में बस इतना ही। इन नेक्स्ट वीडियो आई विल स्टार्ट फ्रॉम सोशल कॉज। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।